के सभी बच्चों को मेरा प्यार भरा राधे राधे। बेटा व्याकरण की सीरीज चल रही है जिसमें रस हमने आपको पढ़ा दिया, छंद का पहला लेक्चर हमने आपको भेजा था और उस छंद में हमने आपको बेसिक चीजें बताई थी। छंद क्या है, मात्राएं क्या होती हैं, मात्राएं कितने प्रकार की होती हैं, लघु गुरु, लघु का निशान क्या होता है, गुरु का निशान कहाँ होता है, लघु की मात्राएं हम कहाँ लगाएंगे, गुरु की मात्राएं कहाँ लगाएंगे, इससे संबंधित सारे नियम हमने आपको बताए थे। इसके अलावा कोई भी छंद हम सम क्यों कहते हैं, अर्ध सम क्यों कहते हैं और विषम क्यों कहते हैं, ये सारी चीजें हमने आपको बताई थी। अब हम आपको उसी के आगे बताने जा रहे हैं कि उसके लेकिन छंद जो छंदों के प्रकार है, मात्रिक और वर्णिक छंद, अब हम उनके बारे में आपको बताने जा रहे हैं। लेकिन उसके पहले हम आपको गण के बारे में, क्योंकि अभी जब आप वर्णिक छंद पढ़ोगे बेटा तो उसमें जो है मात्राएं जो है वो गण के रूप में लगती है। 8 गण होते हैं, अभी हम उसके बारे में भी आपको बता रहे हैं, तो पहले उसको बता दें और तब हम आपको हर छंद के बारे में बताते हैं डिटेल में, ठीक है। तो पहले गण क्या होता है। 3 वर्णों के लघु गुरु क्रम के अनुसार योग को गण कहते हैं। 3 वर्णों के, भाई छंद है उसमें शब्द होंगे तो शब्द किससे बनते हैं, वर्णों से बनते हैं। तो 3 वर्णों का जो समूह होता है बनाते हैं, 3 वर्णों का कोई भी छंद है। अब आप कहेंगे मैम एक शब्द में कोई जरूरी थोड़ी नहीं है कि 3 ही वर्ण हो। हाँ बिल्कुल जरूरी नहीं है, कहीं एक होगा किसी शब्द में, किसी में 2 होगा, किसी में 3 होगा। तो हम प्रारंभ से शुरू से जो है 3 वर्ण का समूह बना लेते हैं। तो ये और उसमें लघु गुरु का निशान लगेगा तो उसका जो योग होता है उसी को हम गण कहते हैं। इनकी संख्या 8 है, यानी गणों की संख्या 8 है। अब ये गण कौन कौन से 8 है इसको समझने के लिए हम आपको सिर्फ एक छोटा सा सूत्र बताएंगे। आप उसको रट लोगे तो सारे गणों के नाम आपको अपने आप ही आ जाएंगे। गणों को समझने के लिए निम्न सूत्र है। यमाता राजभान सलगा, यमाता राजभान सलगा, दिख रहा है ना बेटा। अब देखिए 3 4 5 6 7 8 9 10, कुल 10 वर्ण है इसमें, ठीक है। य माता राज भान सलगा, केवल ये सूत्र रट लीजिए, केवल इसी को रट लीजिए आप। तो अब इसमें से गण कौन कौन से हो जाएंगे इसी सूत्र से। य है तो यगण, मा है तो मगड़, ता है तो तगड़, र है तो रगड़, ज है तो जगड़, भा है तो भगड़, ना है तो नगड़ और स है तो सगड़। ये 8, ये लास्ट का 2 नहीं है, ये सूत्र है, इसका प्रयोग होगा। ये गण के नाम शुरू से जो 8 वर्ण आपको दिख रहे हैं केवल इन्हीं वर्णों से गणों का नाम शुरू होता है। यगड़, मगड़, तगड़, रगड़, जगड़, भगड़, नगड़, सगड़, ठीक। अब इसका भी और भी प्रयोग है, कैसे है अब आप उसको देखिए। इस सूत्र से 8 गणों का स्वरूप ज्ञात हो जाता है। अब आप देखिए दोनों पेजों को हम साथ में लेके चल रहे हैं क्योंकि दोनों की जरूरत पड़ेगी आपको। देखिए ये जैसे हमने आपको बताया ना, देखिए यहाँ पर यगड़, मगड़, तगड़, रगड़, जगड़, ये सारे सूत्र जो है इसी से बने हुए हैं। ये देखिए अब थोड़ा बड़ा कर दिया, अब आपको समझ दिखाई पड़ेगा। ये 8 गणों के कुल 8 गण होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब सबका संकेत आपको ऐसे रटेगा नहीं, हमने संकेत लगा तो दिया, कायदे से संकेत हमको बाद में लगाना चाहिए था। तो पहले गण का नाम लिखा और इसका सूत्रगत उदाहरण, यानी जो सूत्र है उसी सूत्र से उदाहरण। हमने कहा था ना 3 वर्णों का समूह बनता है। तो यगड़, य से यगड़, तो पहले के 3 वर्ण इसके सूत्रगत उदाहरण हो गए। यमाता, यमाता, ये पहला सूत्रगत उदाहरण है यगड़ का। दूसरा है आपका गण मगड़, मगड़।
अब माँ से 3 वर्ण फिर ले लीजिए, मा ता रा, हो गया, इसका सूत्रगत उदाहरण हो गया मा ता रा। तीसरा गढ़ है तगड़, अब ता से फिर 3 ले लीजिए, ताराज, ताराज। चौथा है आपका रगड़, अब रगड़ से फिर आप 3 ले लीजिए, राजभा, राजभा। पांचवा है आपका जगड़, अब जगड़ से फिर आप 3 वर्ण ले लीजिए, जभान, जभान। छठा है आपका भगड़, भगड़ से फिर 3 वर्ण ले लीजिए, भानस, भानस। फिर सातवां है नगड़, नगड़ से फिर 3 वर्ण ले लीजिए, न स ल, न स ल। और आठवां है सगड़, सगड़ से फिर 3 ले लीजिए, सलगा। अब यहां से देखिए, य माता राज भान स लगा, ये सूत्र से। तो सूत्र से ही, ये खाली सूत्र रख लीजिए, सारे गणों के नाम उसी में है और सूत्रगत उदाहरण भी उसी में है। ठीक, ये चीज समझ में आई आपको? शुरू के 8 वर्ण जो है वो सारे गणों के नाम है और हर गण का सूत्रगत उदाहरण क्या होगा? 3-3 का समूह, जो गण ले रहे हैं उसी वर्ण से 3 वर्ण का समूह बना करके लिख लीजिए, तो आपके वो सूत्रगत उदाहरण हो गए। अब चलिए, अब उसी से सार्थक उदाहरण बनेगा, अब उसी से सार्थक उदाहरण बनेगा। अब इसी सूत्रगत उदाहरण से ही हम ये मात्राएं लगा सकते हैं और उसी से सार्थक उदाहरण भी बन सकता है। अब हम ये पेज हटा दे रहे हैं। अब देखिए इससे, अब देखिए य माता, तो कल हमने आपको बताया था पिछले लेक्चर में कि छोटा अ, छोटी ई, छोटा ओ जहां हो या इनकी मात्राएं जहां लगी हो वहां पर हमेशा लघु यानी एक मात्रा लगती है। और बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा उ, ए, ओ और ये सब दीर्घ स्वर हैं, तो यहाँ पर दीर्घ मात्रा लगती है, गुरु मात्रा लगती है 2। तो यह माता, या में छोटा की मात्रा है तो एक मात्रा लगी है, माँ बड़ा, ता बड़ा ता, इन दोनों में 2-2 मात्रा। तो यह माता अगर आपको पता है तो उसका चिन्ह क्या है आप तुरंत बता देंगे। उसी तरह मा तारा, तीनों में मात्राएं लगी हुई हैं बड़ा आ की, तो तीनों गुरु मात्रा हो गई। फिर है ताराज, ता बड़ा आ, बड़ा रा, ज, यानी 2 गुरु 1 लघु। राजभा, ये बड़ा आ है, ये छोटा आ है, फिर बड़ा आ है, तो गुरु लघु गुरु। फिर जभान, ये आपका लघु स्वर है तो छोटा है, तो यहाँ पर लघु मात्रा, यहाँ पर गुरु, फिर ये लघु हो जाएगा। भानस, तो भा बड़ा भा है तो यहाँ पर गुरु, ये दोनों में छोटा आ है तो लघु लघु लग गया। नसल, तीनों में हस्व स्वर है यानी छोटा आ है तो आपका 1-1 मात्रा यानी लघु मात्रा लग गई। सलगा, सल आपका हस्व है यानी छोटा की मात्रा है तो 1-1 लगा लघु, गा में बड़ा है तो 2। तो ये अगर आपको ये उदाहरण पता है तो मात्राएं अपने आप ही लग जाएंगी। अब इसी से आप कोई भी उदाहरण, जो हमने उदाहरण लिखा कोई जरूरी नहीं कि यही है, आप बस ये माता यानी एक ऐसा शब्द लीजिए जिसमें कि पहले वर्ण में 1 मात्रा लगे, दूसरे में 2 गुरु और तीसरे में भी गुरु। तो हमने यशोदा ले लिया, यशोदा। अब आपको जरूरी नहीं है कि यहाँ या से शुरू है तो यहाँ या से ही शुरू, ऐसा कुछ नहीं है, बस वो आपकी किताब में जो सूत्र था हमने वो लिख दिया है, तो आप कोई भी ले सकते हैं। तो यशोदा, अब यहाँ पर देखिए यशोदा में ये 1 लगा, इसमें 2 लगेगा, इसमें 2 लगेगा, भाई मात्रा हो गई कि नहीं। माँ तारा, यानी कोई एक ऐसा शब्द लीजिए जिसमें कि तीनों में मात्राएं लगी हो। अब कोई जरूरी नहीं कि बड़ा आ की ही हो, मतलब दीर्घ हो, बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा उ, कोई भी मात्रा लगी हुई हो, क्योंकि हमें तीनों गुरु चाहिए। तो इस तरह से मायावी, देखो बड़ी की मात्रा लगी है कि नहीं, तो इसमें भी आपका गुरु लगेगा, इसमें भी गुरु लगेगा, इसमें भी गुरु लगेगा। इसी तरह ताराज, एक ऐसा शब्द जिसमें 2 दीर्घ हो 1 हस्व हो। तालाब, तो यहाँ पर 2 गुरु 1 लघु। तो इस
इस तरह से ये इसके सार्थक उदाहरण का तात्पर्य है कि जब आप छंद लिखोगे तो उसमें वो इस तरह के शब्द आएंगे तो इस तरह की मात्राएं लगेगी। इसका प्रयोग अभी आपका जब आप वर्णिक छंद पढ़ोगे नहीं, अभी इसमें मात्रक छंद में भी कहीं कहीं पर है, तो अब जब आपको पढ़ाएंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। चलिए अब उसी के आगे मात्रक छंद। छंद दो प्रकार के होते हैं, ये हमने पिछले लेक्चर में बताया था, मात्रक और वर्णिक। अब मात्रक छंद कितने प्रकार के होते हैं, धीरे धीरे करके हम उनके बारे में आपको बता रहे हैं। पहला है चौपाई। यह सममात्रक छंद है। सममात्रक हमने आपको सम, अर्धसम और विषम के बारे में बताया था। सम किसको कहते हैं? सम वो छंद होते हैं जिनके चारों चरणों की मात्राएं या उसमें वर्ण एक समान हो। वर्णिक छंद में तो वर्ण एक समान होंगे, मात्रक छंद में वर्ण एक समान का तात्पर्य है कि वर्णों की संख्या एक जैसी हो। यानी अगर पहले चरण में 10 वर्ण है तो दूसरे, तीसरे, चौथे जितने चरण है हर में 10-10 ही वर्ण होना चाहिए, और या तो मात्राएं समान हो तो उसे हम सम कहते हैं। तो यह सममात्रक छंद है। इसमें 4 चरण होते हैं, प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं। प्रत्येक चरण में वर्णों की संख्या चाहे जितनी हो, क्योंकि मात्रक छंद में वर्ण काउंट नहीं करता है, मात्रा काउंट करती है। वर्णिक छंद में वर्ण काउंट करता है और उसके अनुसार मात्राएं लगती हैं। इस मात्रक छंद में हम मात्राओं को देखते हैं। तो 4 चरण होते हैं और हर चरण में 16-16 मात्राएं होती हैं। अंत में जगड़ और तगड़ का निषेध है, यानी अंत में जगड़ और तगड़ की मात्रा नहीं होनी चाहिए अंत में, यानी ये हर चरण के अंत में। अब जगड़ तगड़ क्या है देख लीजिए यहाँ से। तगड़ 2 गुरु 1 लघु, और जगड़ है लघु गुरु लघु। ये चीजें नहीं होनी चाहिए अंत में, किसी भी चरण के अंत में। तो चलिए हमने उदाहरण लिखा है। जो न होत, ये आपकी किताब का ही है। जो न होत जग जन्म भरत को, सकल धर्म धुर धरनी धरत को, कवि कुल अगम भरत गुण गाथा, को जानई तुम बिन रघुनाथ। ये उदाहरण था। हमने चारों में मात्राएं लगा करके आपको समझाने की कोशिश की है। आप लोग एग्जाम में चारों चरणों में मत लगाइएगा मात्राएं, केवल एक चरण में ही लगा दीजिएगा, तो आपका बिल्कुल सही रहेगा। दोहा स्वरठा जब आएगा तो वहां पर 2 चरण में लगेगा, वहां पर क्योंकि अलग अलग मात्राएं होती हैं। लेकिन चौपाई में चूंकि हर चरण में बराबर बराबर ही मात्राएं होती, तो केवल एक में ही आप लगा दोगे तो आपका सही माना जाएगा। हमने केवल और केवल आपको समझाने के लिए लगाया हुआ है। तो जो अब हमने आपको बताया था ना कि जो आपके दीर्घ स्वर है, बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए, ऐ, ओ, औ, अगर ये कहीं लिखे हैं या इनकी मात्राएं कहीं किसी व्यंजन में लगी है तो वहां पर हमेशा गुरु लगता है। तो जौ में आपका गुरु। न हस्व स्वर है, छोटा है, तो हमने लघु लगाया। फिर ओ, हो, यहाँ पर गुरु लगा, तब फिर आपका हस्व हो गया, लघु लगा। जग, दोनों आपके हस्व स्वर हैं, अर्थात दोनों में छोटा की मात्रा है, तो हमने लघु लघु की मात्राएं लगाई। ज, न, म, उसी तरह से तीनों इसमें भी छोटा है तो लघु लगा है। भरत में भी आपका लगा हुआ है को, फिर आपका ओ, आपका दीर्घ स्वर है तो 2 लग गया है। ठीक है। अब इसके अंत में देखिए, जगड़ और तगड़ नहीं होना चाहिए, यानी 2 गुरु 1 लघु या लघु गुरु लघु। लघु गुरु लघु नहीं होना चाहिए। 2 गुरु 1 लघु या आपका लघु गुरु लघु नहीं होना चाहिए। देखिए कहीं नहीं है, ना इसमें है, किसी में भी नहीं है आपका। तो इस तरह से आपका ये 16। फिर सकल धर्म धुर धरनी धरत को, मात्रा लगाने का नियम खूब ध्यान से पढ़िएगा बेटा। जब तक ध्यान से आप नहीं पढ़ोगे तब तक मात्राएं नहीं लगा पाओगे। सकल, तीनों हस्व है, लघु लगा है। धर्म, तीनों आपका हस्व है, लघु लगा है। धुर, छोटा ऊ आपका हस्व है, लघु लगा है। धरनी, ये भी आपका तीनों हस्व है तो लघु लगा है। धरत, इसमें भी हस्व है। को, फिर आपका दीर्घ हो गया तो ये 2 हो गया।
कवि, ये दोनों हस्व है। लघु लघु, कुल, अगम, भरत, गुण, ये सब आपके देखिए हस्व है, सब में लघु लघु मात्रा लगी है। गाथा, गाथा दीर्घ है तो दोनों में आपका आप गुरु लग गया है। को गुरु हो गया। जा नहीं, जा आपका दीर्घ है तो दो, फिर यहाँ पर लघु लघु। तुम संयुक्त अक्षर, बताया था एक नियम कि संयुक्त अक्षर के पहले वाला वर्ण जो है वो लघु मात्रा लगता है, लेकिन ये जरूरी नहीं है। कहीं कहीं उच्चारण के अनुसार जब हम बोलते हैं अगर उसके पहले वाले वर्ण पर ज्यादा जोर लग रहा है तो वहां पर गुरु लगाएंगे। समझ में आया? तो यहाँ पर तुम, हमें बिल्कुल भी जोर नहीं लगाना पड़ रहा है। तुम, तुम, ये तो संयुक्त अक्षर है, ये तो वैसे भी संयुक्त अक्षर एक हो गया। तुम, इस पर जोर नहीं लग रहा है तो एक। बिनु, रघुनाथा। अब इन चारों चरणों के अंत में देखिए कहीं भी आपका जगड़ और तगड़ नहीं है। अब आप मात्राएं गिन लीजिए, 2 और 1, 3, 2, 5, 1, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 16 हो गया। इसी तरह से आप सबको गिन लीजिए, सब में 16 16 मात्राएं हैं। तो ये आपका चौपाई छंद था। दूसरा है दोहा। यह अर्धसम मात्रिक छंद है। अर्धसम मात्रिक, अर्धसम उसको कहते हैं जिसमें पहले और तीसरे और चौथे और दूसरे और चौथे चरण में अलग अलग मात्राएं होती हैं, तो उसे हम अर्धसम कहते हैं। तो यह अर्धसम मात्रिक छंद है जिसमें 4 चरण होते हैं। इसके पहले और तीसरे चरण में 13 13 मात्राएं तथा दूसरे और चौथे चरण में 11 11 मात्राएं होती हैं। इसके विषम चरणों के आदि में जगड़ नहीं होना चाहिए। विषम चरण यानी पहले और तीसरे, विषम चरण, पहला दूसरा तीसरा चौथा 4 चरण होते हैं, तो पहला विषम, दूसरा सम, तीसरा विषम, चौथा सम। तो विषम चरणों के अंत में जगड़ नहीं होना चाहिए। जगड़ का मतलब लघु गुरु लघु नहीं होना चाहिए, तथा सम चरणों के अंत में गुरु लघु होना चाहिए, यानी दूसरे और चौथे चरण के अंत में गुरु और लघु होना चाहिए। चलिए, ये आपका कबीरदास जी का। चिंता तो हरि नाव की और न चिंता दास, जे कुछ चितवई राम बिन सोई काल की पास। चिंता, जहां अनुस्वार लगा होता है, अनुस्वार वाले व्यंजन में हमेशा गुरु लगता है, तो लगाया। ता दीर्घ है, गुरु लगाया। तो ये भी आपका दीर्घ है, गुरु लगा। हरि दोनों हस्व है तो लघु लघु। नाव, जहां पर चंद्र बिंदु है वहां पर हमेशा एक मात्रा लगती है, नाव। चिंता तो हरि नाव, अरे इसमें मात्रा लगाना भूल गए, नाव की। एक सेकंड। चिंता तो हरि नाव की, ये दोनों, ये अनुस्वार है, गुरु, ताल दीर्घ है, ये आपका गुरु, तो भी दीर्घ है, हरि दोनों हस्व है। नाव की, न में अगर खाली हस्व में चंद्र बिंदी लगता तो आपका गुरु लगता है, लेकिन यहाँ पे नाव, हमें उच्चारण पे जोर लगाना पड़ रहा है, नाव, इसलिए यहाँ पे गुरु लगा। हमने कहा ना कि मात्राएं, वैसे तो जो नियम है वो तो नियम है ही, लेकिन ये मात्राएं जो है उच्चारण पर ही आधारित होता है एक तरह से। इसीलिए हमने नियम में लिखाया है चंद्र बिंदु से युक्त जो वर्ण होते हैं उसके ऊपर एक गुरु लघु लगता है, हंसना फसना, जहां पर उसको दीर्घ ना हो। लेकिन यहाँ पर ये न दीर्घ भी है और चंद्र बिंदु भी है, नाव, उच्चारण पे जोर देना पड़ रहा है, इसलिए यहाँ पे गुरु लगा। वह हस्व है की, तो ये आपका ये मात्रा। औ र, औ आपका दीर्घ है तो गुरु, ये लघु, ना भी लघु। चिंता, ता आपका दीर्घ है वो, और ये संयुक्त व्यंजन है। चिन, हमने कहा ना संयुक्त व्यंजन के पहले वाले पर अगर जोर लगाना पड़े तो वो गुरु हो जाता है, चिंता, इसलिए यहाँ पे गुरु लगा। दास, उसी तरह से जे कुछ चितवई राम बिन, जे आपका दीर्घ है, गुरु लगा। कुछ दोनों हस्व है, लघु लघु। चितवय,
लघु लघु, वय आपका दीर्घ है तो गुरु लगा, राम में राम दीर्घ है तो गुरु लगा, म हस्व है तो लघु लगा, बीनु ये दोनों वो है, हस्व है तो लघु लघु, सोई काल की पास, सो आपका दीर्घ है तो गुरु, और ई छोटी ई आपका हस्व है तो आपका लघु, का दीर्घ यानी गुरु, ल हस्व है तो लघु, की आपका दीर्घ स्वर है बड़ी ई तो आपका गुरु, पा आपका दीर्घ है तो गुरु, और ये स लघु। अब मात्रा अगेन लीजिए, पहले चरण में और तीसरे चरण में 13-13 होनी चाहिए, 2 2 4 2 6 7 8 9 10 11 12 13। ये चरण जहां खत्म होते हैं वहां पर ये अर्ध विराम यानी कॉमाज लगे होते हैं। ये पहला हो गया। दूसरे में 11 होना चाहिए, तो 2 और 1 3 और 1 4 2 6 2 8 2 10 और 1 11। तीसरे में फिर 13, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। चौथे में फिर 11, 2 और 1 3 2 5 और 1 6 2 8 2 10 और 1 11। इस तरह से देखिए 13 11 13 11। और विषम चरणों के अंत में क्या बताया था, जगड़ नहीं होना चाहिए, यानी लघु गुरु लघु नहीं होना चाहिए। देखिए गुरु लघु गुरु है, लघु गुरु लघु नहीं होना चाहिए। यहाँ पर भी देखिए, यहाँ पर तीनों आपका लघु है, और जो सम चरण है उसके अंत में गुरु और लघु होना चाहिए। देखिए गुरु लघु ये नियम है आपका। ठीक, तो ये आपका दोहा था। सोरठा, यह अर्ध सम मात्रिक छंद है। पहले और तीसरे चरण में 11-11 तथा दूसरे और चौथे चरण में 13-13 मात्राएं होती है। दोहे का जस्ट उल्टा होता है। दोहे में पहले और तीसरे में 13-13, दूसरे और चौथे में 11-11, जबकि सोरठा में पहले और तीसरे में 11-11 और दूसरे चौथे चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं। पहले और तीसरे चरण के अंत में गुरु लघु आते हैं। पहले और तीसरे, दोहे में आपका दूसरे और चौथे के अंत में था, और सोरठा में पहले और तीसरे चरण के अंत में गुरु लघु होना चाहिए। उदाहरण देखिए, सुनत सुमंगल बैन, मन प्रमोद तन पुलक भर, शरद सरोरुह नैन, तुलसी भरे स्नेह जल। अब देखिए मात्राएं, सुनत तीनों हस्व है, लघु लघु लगा है, सु हस्व है आपका लघु, मंग मां में अनुस्वार लगा हुआ है इसलिए यहाँ पे दीर्घ है, गल आपका हस्व है तो लघु लघु, बै आय आपका दीर्घ है तो गुरु और ये लघु, मन दोनों हस्व है लघु लघु, प्रमोद मो आपका दीर्घ है इसलिए यहाँ पे गुरु और दोनों में लघु, तन पुलक ये सभी आपके हस्व है लघु लघु, ये भर भी आपका हस्व है, सब में लघु लघु, सरद हस्व है तीनों में लघु, सरोरुह स हस्व है लघु, रो ओ आपका दीर्घ है इसलिए गुरु, रुह ये दोनों आपके जो है हस्व है इसलिए एक एक मात्रा लगी है लघु, नय नय आय आपका दीर्घ है इसलिए गुरु, इसमें लघु, तुलसी भरे स्नेह जल। तो आप मात्रा जान गए होंगे। अब आप गिन लीजिए, पहले और तीसरे में 11-11, पहले में 1 2 3 4 2 6 2 8 2 10 और 1 11, पहले में 11, तीसरे में 11, 1 2 3 4 2 6 2 8 2 10 और 1 11 हो गया। अब दूसरे चौथे में 13-13, 1 2 3 2 5 1 6 2 8 2 10 1 11 12 13, और 1 2 2 2 4 1 5 2 7 1 8 2 10 11 12 13। देखा आपने 11 13 11 13। अब उन्होंने कहा पहले और तीसरे चरण के अंत में गुरु लघु होना चाहिए। देखिए गुरु लघु है कि नहीं, पहले और तीसरे चरण के अंत में। तो ये आपका हमने मात्रिक छंद में 3 बताया, चौपाई, दोहा और सोरठा। तो आज आप इसको इतना ही समझिए, और अगले लेक्चर में आपको फिर से भी मात्रिक छंद बचे हुए हैं उसके बारे में आपको अगले लेक्चर में बताएंगे। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आ रही बेटा तो आप लोग ढेर सारा लाइक करिए और कमेंट्स करना मत भूलिए। आप लोग लाइक भी नहीं करते हो, कमेंट्स भी नहीं करते हो बेटा, मेरी मेहनत का कोई फायदा है? आपको घर बैठे इतनी मेहनत के साथ हम लोग पढ़ा रहे हैं कि आप लोगों का कोई नुकसान ना हो। पैंडेमिक है लेकिन उसका प्रभाव आपकी पढ़ाई पर ना पड़े, इसलिए
अधिक से अधिक बच्चे मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और जो है आपके अगर आसपास जो दोस्त हैं उनको भी सब्सक्राइब करने को कहिए, और लाइक और शेयर करना ना भूलिए। ठीक है, आज के लिए सभी को राधे राधे।